Chapter 2 Biological Classification. In the previous video, we were discussing about some autotrophic protists such as chrysophytes and dinoflagellates. In this video, we will take up euglenoids, slime molds and some other protozoan protists. Starting with euglenoids. यूग्लेनॉइड्स की बॉडी में दो फ्लैजेलास प्रेजेंट होते हैं। जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स की बॉडी में दो फ्लैजेला प्रेजेंट थे वैसे ही, लेकिन डाइनोफ्लैजेलेट्स की बॉडी में जो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सली लोकेटेड होते हैं। यूग्लिना की बॉडी में जो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं वो एक लॉन्ग फ्लैजेला होता है और एक शॉर्ट फ्लैजेला होता है। इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर में मिलते हैं या फिर स्टेगनेंट वाटर में मिल सकते हैं, जिस वाटर में कोई करंट नहीं होता और कोई वेव्स नहीं चलती। यूग्लिनॉइड्स की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है पेलिकल की वजह से। पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर होती है। यूग्लिनॉइड्स की बॉडी की आउटर सरफेस पेलिकल से बनी होती है, मतलब प्रोटीन रिच लेयर से। यूग्लिनॉइड्स सनलाइट की प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं और न्यूट्रिशन और फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन सपोज यूग्लिनॉइड्स डीप वाटर में है जहाँ पर सनलाइट उन तक नहीं पहुँच रही है, तो उस केस में यूग्लिनॉइड्स हीटरोट्रॉफ्स की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए। स्पेशली जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर वो प्रेडेट करते हैं। जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स की बॉडी में पिगमेंट्स प्रेजेंट थे अलग अलग कलर्स के, वैसे ही यूग्लिनॉइड्स की बॉडी में भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कलर पिगमेंट्स नहीं होते हैं। यूग्लिनॉइड्स की बॉडी में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो उन पिगमेंट्स से मिलते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है हायर प्लांट्स में, वैसे ही यूग्लिना की बॉडी में भी क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। यूग्लिनॉइड्स का एक बहुत सूटेबल एग्जाम्पल है यूग्लिना। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, फ्लैजेलम सबसे पहले इनमें प्रेजेंट है। इनमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। उसके बाद पिगमेंट देखो, ऐसे स्ट्रिप टाइप में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्टली पेलिकल, जो कि एक आउटर लेयर है, वो बनी होती है प्रोटीन्स से। Therefore, it is a protein-rich layer. With this, we are done with all photosynthetic protists. Now we'll take up slime molds. स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं, मतलब डेड और डिके मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए। Their body moves along decaying twigs and leaves, मतलब सड़ने वाली टहनियाँ और पत्ते जो होते हैं उनके साथ साथ में मूव करती है उनकी बॉडी। एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कार्बन बेस्ड कंपाउंड को एब्जॉर्ब करती जाती है। ऐसे होता है इनका न्यूट्रिशन। इसके अलावा सूटेबल कंडीशंस में ये एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं, मतलब एक क्लस्टर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम प्लास्मोडियम बोलते हैं। प्लास्मोडियम आगे ग्रो करके पानी में दूर दूर तक फैल जाता है। ये प्लास्मोडियम मिक्स अमीबे के फ्यूजन से बनते हैं, जो कि अमीबा की तरह ही दिखते हैं और उनकी तरह ही बिहेव करते हैं। ये तो हो गई सूटेबल कंडीशंस की बात, लेकिन जब कंडीशंस सूटेबल नहीं होती हैं, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में, प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़ मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स।
वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके टिप पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन स्पोर्स में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम ने अनफेवरेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडीज बनाई, मतलब ऐसी ऑर्गन्स बनाए जिससे कि स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रू वॉल्स के बने होते हैं। अब क्योंकि उनकी बॉडी में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट हैं, वो बहुत रेजिस्टेंट होंगे और बहुत सालों तक सरवाइव कर सकते हैं अंडर एडवर्स कंडीशंस और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। सबसे पहले इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट हैं। इन हैप्लॉइड स्पोर्स को सेपरेट करें तो हमारे पास गैमेट्स आ जाएंगे। इन गैमेट्स का अब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्म करेंगे। ये सिंपल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हो गई। लेकिन अब अगर हम प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन की बात करें तो गैमेट्स यानी कि मिक्स अमीबा, सपोज गैमेट्स मिक्स अमीबा के फॉर्म में हैं, अभी तक गैमेट्स फ्यूज नहीं हुए, इसलिए ये अभी तक हैप्लॉइड कंडीशन में ही है, मतलब पेयर्स नहीं है क्रोमोसोम्स के, सिंगल क्रोमोसोम है। गैमेट्स मिक्स अमीबा में चेंज होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं और जाइगोट फॉर्म होता है तो प्लाज्मोडियम फॉर्म हो जाएगा। प्लीज सी इन द डायग्राम। सबसे पहले हैप्लॉइड स्पोर्स थे, उसके बाद इनको सेपरेट कर दिया तो गैमेट्स हो गए। गैमेट्स में अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई तो सिंपल जाइगोट फॉर्म हुआ। ठीक है, अब वापस से हैप्लॉइड स्पोर्स मान लो है, उसके बाद सेपरेट होकर फिर से गैमेट्स हुए। गैमेट्स में अगर उन गैमेट्स ने मिक्स अमीबा का फॉर्म ले लिया, जो कि अमीबा की तरह ही दिख रहे हैं और अमीबा की तरह इनका बिहेवियर भी है। मिक्स अमीबा अभी तक हैप्लॉइड सेल्स ही है, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि इनमें अभी तक फ्यूजन नहीं हुआ है। मिक्स अमीबा में अगर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है तो प्लाज्मोडियम फॉर्म होगा। इतना समझ में आया? उसके बाद जो प्लाज्मोडियम हमारे पास आया है वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, मतलब कि ऐसे ऑर्गन्स बनाएगा जो स्पोर्स डेवलप करेंगे। फ्रूटिंग बॉडीज फिर से मियोसिस की प्रोसेस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, मतलब स्पोर्स डेवलपिंग ऑर्गन्स हो गए फ्रूटिंग बॉडीज। हैप्लॉइड स्पोर्स फिर से बनाने के लिए फ्रूटिंग बॉडीज को मियोसिस की प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। ओके, so with this we are done with saprophytic protist, that is the slime molds. In the next video we will take up protozoan protists.